हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी फाउंडेशन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हम यूपीएससी प्रिपरेशन करने के स्टार्ट के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा सिलेबस अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएससी। आज हम यूपीएससी के सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहला जो सिलेबस आता है वो आता है प्रीलिम्स का। हिस्ट्री में प्रीलिम्स का एक लाइन का सिर्फ सिलेबस है, वो है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये एक लाइन का है। अब इसे डिकोड करना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या किस किस लेवल की चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सा एरा इंक्लूड होता है हिस्ट्री मेडिवल, और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार हम मेंस का सिलेबस एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इन सभी को क्लब करके हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पर बोलनी है वो ये है कि प्रीलिम्स और मेंस आप इसकी प्रिपरेशन अलग अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इस दोनों को एक साथ ही लेके चलना होता है। ठीक है, जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन ऑलरेडी धीरे धीरे होता है। तो मेन जो हम लोग का सोर्स होगा अंडरस्टैंडिंग का वो होगा सिलेबस। जो हम मेंस का सिलेबस जो चीज़ें इंक्लूड करेगी वो चीज़ें प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है। ऑल्दो सिर्फ प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो एक लाइन में दिया गया है। तो मेंस का सिलेबस क्या इंक्लूड करता है? इंडियन कल्चर विल कवर the salient aspects of art form, literature, architecture from ancient to modern time. Second point इसका ये है कि modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues. Third point ये include करता है freedom struggle, its various stages and important contributions from the different part of the country. Fifth point it includes की post independence consolidation, reorganization within the country, and the last history of world include events from the 18th century, industrial revolution, world war, withdrawal of the national boundary, colonization, decolonization, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफी एक्सेट्रा। सो अब हम इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या क्या इंक्लूड करती हैं। तो मेनली जो डिवीज़न होता है जब हम पढ़ते हैं तो उसको तीन पार्ट में हम जानते होंगे कि एंशिएंट इंडिया है, फिर मेडिवल इंडिया आती है, फिर आपका जो आता है मॉडर्न इंडिया आता है, जो कि मेनली मोस्ट 50% ऑफ द हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है मॉडर्न इंडिया से पूछा जाता है। एंड लास्ट होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया होता है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री होता है उससे भी एक दो क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं, बट हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ल्ड हिस्ट्री तुम्हारे आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो आइए हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या क्या किस किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब हम बात एंशिएंट इंडिया की करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट जो मेंस का सिलेबस है उसमें हमने पढ़ा था इंडियन कल्चर जो है वो आर्ट फॉर्म, डिफरेंट लिटरेचर्स, आर्किटेक्चर फॉर्म जो कि एंशिएंट मॉडर्न टाइम तक जो आते हैं उन चीज़ को कवर करता है। तो लाइकवाइज जो इंडियन कल्चर है वो आर्ट फॉर्म में क्या क्या आप पूछा जा सकता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स होती हैं, डांस होते हैं, क्लासिकल डांस होता है, म्यूजिक्स होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ म्यूजिक होता है, फेस्टिवल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं आपकी आर्ट फॉर्म में इंक्लूड करती है। उसी तरीके से लिटरेचर, जो बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है उनके राइटर के बारे में पूछ सकता है। ये पूछता है कि ये जो लिटरेचर है वो किस फिलोसफी का लिटरेचर है, जैनिज्म का है या फिर आपका बुद्धिज्म का है। लाइकवाइज संगम लिटरेचर जो है जो कि एक इंपॉर्टेंट है, उसके डिफरेंट राइटर के बारे में पूछ दिया जाता है किसके अंडर ये जो राइटर थे वो पेट्रोनाइज थे। ठीक है, इसके बाद आता है आर्किटेक्चर जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है जो कि आपका इंडियन कल्चर में होता है। आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर पूछेगा, अगर कोई टेम्पल न्यूज़ में होता तो उसके आर्किटेक्चर के बारे में पूछ सकता है, वो उसके आसपास की रिवर या कुछ ऐसी चीज़, उसके कौन से राजा ने उसको बनवाया हुआ था या उसने उसे पेट्रोनेज दिया था, इसके बारे में पूछेगा। जो कुछ मुगल आर्किटेक्चर के जो उसकी जो इम्पोर्टेंट आपके फीचर्स होते हैं उसके बारे में पूछेगा। ब्रिटिश आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये आता है इंडियन कल्चर में ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट कि जो एंशिएंट इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट तो वो था सिविलाइजेशन लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से इनके क्या कोरिलेशंस रहे हैं इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वैदिक एरा में किस तरीके से सोसाइटीज़ थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है गुप्ता कल्चर में किस तरीके से लोग रहते थे या फिर उनमें कौन राजा जो डिफरेंट जो किंग्स आए थे उन्होंने किस चीज़ को पेट्रोनेज दिया था। ठीक है, और उसमें चोलाज के बीच में जो कल्चर रहा था, टेम्पल आर्किटेक्चर, ऑल दैट वो कल्चर का पार्ट आता है। पल्लवास का जो कल्चर उसमें आता है। ये सारी चीज़ें जो ये तीन इम्पॉर्टेंट ऐसे होते हैं जो कल्चर में, इसी तरीके से डिफरेंट अदर जो किंगडम हो किस कल्चर को फॉलो करते हैं या
बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं, जैनिज़्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनकी सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटी कैसी होती है, इसके बारे में पूछते हैं। उसके बाद आता है आर्ट्स जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था, डांस, पेंटिंग एक्सेट्रा, ये सब आर्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मेंस और प्रीलिम्स में तो मतलब एक क्वेश्चन इससे मिनिमम 1 क्वेश्चन तो फिलॉसफी से आनी ही आनी होती है, ठीक है, वो होता है कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज होती हैं। इसमें मेंस में भी एक क्वेश्चन मिलता है, प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। इसको हमें अच्छे से पढ़ेंगे, हम अपने चैनल पे भी इससे रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अदर फिलॉसफीज हिंदू फिलॉसफीज जो होती हैं, जैसे सांख्य होगा, योग हो गया, वैशेषिका हो गया, इसके बारे में भी एक ग्लिम्स अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। जो एंशिएंट और मेडिवल इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री जो कि क्या है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ही इस पे मेन इंपॉर्टेंट फोकस किया जाता है, ठीक है। इसमें पिछली बार 2019 आई थिंक, उसमें 2019 में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था मेंस में, जो कि था कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लाइफ स्टाइल या फिर लाइफ मतलब उनके भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े संकीर्तन मूवमेंट को ये इन्होंने प्रमोट किया था, तो उनकी लाइफ उसके बारे में पूछा था, ठीक है। तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और आपको किसमें, मेंस में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री में एक जो फैक्टर जो हमसे पूछता है वो होता है डिपार्टमेंट्स के नेम। ये बहुत ही ज़्यादा कभी कभी पूछ देता है कि अच्छा बताइए कि दीवाने अरेज, ये इस डिपार्टमेंट को उसका किस डिपार्टमेंट से ये रिलेट करता है। इसी तरीके से आप गुप्ता पीरियड में भी जाओगे तो उनके भी डिपार्टमेंट का नाम लेके पूछ देगा कि ये नीचे ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट को ये बुलाया जाता है। तो इस डिपार्टमेंट वाले सेक्शन को हम एक बार ध्यान से देखना चाहिए, डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा पूछता है। इसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया इज़ लाइक कि 1857 जो है, या फिर जो एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो धीरे धीरे हो रहा है, उसमें जो चार्टर एक्ट्स आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया और 1857 के वॉर, उसके रीजन्स, ठीक है, उसमें कौन कौन से लीडर कहाँ से फाइट किए थे, इससे रिलेटेड मैंने द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते रहते हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो कि एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये डिफरेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हुए हैं मॉडर्न इंडिया में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चार्टर एक्ट्स, हाँ, थर्ड इंपॉर्टेंट होता है चार्टर एक्ट। डिफरेंट चार्टर एक्ट्स आए हैं, तो 1953, 1773, ये डिफरेंट जो चार्टर एक्ट आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो ये जो चार्टर एक्ट हैं इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को ये पूछते हैं कि उसमें से क्या इम्पोर्टेंट था या फिर कौन से चार्टर एक्ट में इन्होंने ये चीज़ें लाई थी। जैसे कि आप सपोज करिए इंडिया को जो एग्ज़ाम देने की, जो पहले इंडियन जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, वो जो इंडियन को कौन से चार्टर एक्ट में, इंडियन में वो चार्टर एक्ट में वो अलाउ किया गया था कि आपको एग्ज़ाम देना। तो ये डिफरेंट जो प्रोविजंस होते हैं चार्टर एक्ट के, उसको पूछ दिया जाता है। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि किस गवर्नर के अंडर ये जो चार्टर एक्ट लाए गए थे, तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना होता है। इसके बाद तो जो इम्पोर्टेंट वो होता है फ्रीडम मूवमेंट। जो लास्ट हमारा पॉइंट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वो था फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम मूवमेंट क्या इंक्लूड करता है इसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं उसमें कौन से डिसीजन लिया गया था, किस कांग्रेस के सेशन में लिया गया था। टिल 1947 तक के जो कांग्रेस के सेशन इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे, उसमें जो डिफरेंट लीडर्स जो आए उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे और कहाँ पर उनका स्प्लिट होता है और कौन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो उस दौरान एक्ट्स आए हुए हैं, जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है, उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होता है। गांधी का जो एरा है, जो गांधी आ रहे हैं 1915 में, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में चेंजेज आए उसके बारे में पूछा जाएगा, गांधी के क्लासेस के बारे में पूछा जाएगा। तो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो हम बोलते हैं कि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनकी कभी कभी टकराव देखने को मिलता था गांधी और बी आर अम्बेडकर में, कि हाँ किसी पॉइंट पे आके लोग मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता था, ऑल्दो वो अगेंस्ट नहीं होते पर अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता था। तो उसके पीछे का भी क्वेश्चन मीन्स या फिर प्रीलिम्स में तो नहीं उतना पूछेगा, तो हाँ मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनके डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन पूछ लेगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। और अदर पर्सनालिटी जो इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है, गांधी हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड या फिर वल्लभ भाई पटेल, तो इन लोगों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस उनके या फिर इम्पोर्टेंट वर्क्स में, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश को रीऑर्गेनाइज करने में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो ये जो सिलेबस का जो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में आता है। उसके बाद बस थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रह जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्टेट किस तरीके से कौन कौन से कमीशन आए हुए हैं, ठीक है, और ये कंसोलिडेशन जैसे कि आप सिक्किम का इंक्लूजन देख लीजिए इंडिया में, या फिर जब इसमें बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए थे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे, उसको किस तरीके से कब किया गया था, उससे रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चन या फिर इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे, बहुत ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट हाँ, इसमें मूवमेंट्स जो होते हैं, जो फार्मर मूवमेंट हुए थे या फिर जो फेमिनिज्म के जो मूवमेंट हुए थे, तो ये सारे मूवमेंट एज ए न्यू इंडिया में आ सकता है। बट इसमें आप देखिएगा कि ये पॉलिटी और हिस्ट्री, ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जिससे आपको दोनों को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में क्या होगा, आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देंगे, वर्ल्ड वॉर्स देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, विड्रॉवल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डिकोलोनाइजेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं, या फिर डिफरेंट फिलॉसफी इसमें आती है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा प्रीलिम्स में इसका अभी तक कोई खासा इम्पैक्ट नहीं रहा है, बट हाँ, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्रीलिम्स में हेल्प ही करेगा, एंड मेंस में तो ऑब्वियसली 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं। सो आज का डिस्कशन यहीं तक है कि किस तरीके से हमने देखा कि हिस्ट्री के सिलेबस को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। सो नेक्स्ट हम अब धीरे धीरे क्लास 6 एनसीईआरटी से हम हिस्ट्री का जो टॉपिक है धीरे धीरे हम उसे शुरू करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।